बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद नदीम हई और अब ये रूटीन की जो हमारी वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे उसका एक और एपिसोड है। इसके अलावा तो जैसे मैंने ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग जो था कंटिन्यूस ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग पे कुछ एपिसोड्स की थी, तो उसके दरमियान मुझे लगा कि पहले वायरल इन्फेक्शन पे हमने एक वीडियो बनाई है और अब मुझे लगा कि डेंगू इस्लामाबाद में फैला हुआ है, पाकिस्तान लाहौर में भी थोड़ा थोड़ा फैल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हर बंदा वो उस वायरल इन्फेक्शन को डेंगू समझता है, डेंगू को कोई वायरल इन्फेक्शन समझता है जो रेस्पिरेटरी चल रही है। तो इसलिए ये जो थी ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इसमें हम ये खासी लंबी वीडियो हो सकती है, इसको कुछ पार्ट्स में कर लेंगे। तो ये डेंगू फीवर हो गया और इसका जैसे इस जो वीडियो में हम इसकी इंट्रोडक्शन हो सकती है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, साइन सिम्टम्स, क्लासिफिकेशन, स्टेजेस, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट जो है ना, उसके मैनेजमेंट के डूज़ एंड डोंट्स, वो फिर शायद हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन और बना लेंगे। तो जनाब सबसे पहले हम देखते हैं जी कि जो डेंगू फीवर के क्या है, डेंगू फीवर की डेफिनेशन क्या है, डेंगू फीवर होता क्या है। तो कुछ सालों पहले तक, तो शायद 10-12 साल पहले तक तो हमने भी जो डायरेक्टली इसकी पढ़ा हुआ था, देखा, लेकिन इसके पेशेंट्स देखे नहीं हुए थे और हमारे पास सब कुछ था यहाँ पे। जरा वो जो था ना, जो आपका मॉस्किटो है, एडीज़ इजिप्टाई, वो भी हमारे यहाँ पे होता है, लेकिन हमारे पास उसका वायरस नहीं था। तो शायद किसी हो सकता है कोई टायरों, पुराने टायर कोई शायद इंपोर्ट हुए हों, उसमें थोड़ा सा पानी आ गया हो, उसमें वायरस आ गया हो, तो उससे ये है कि ट्रांसमिशन हो गई, कोई इन्फेक्टेड शायद वो आ गया मॉस्किटो। तो पाकिस्तान में हमने लाहौर में, जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लाहौर में कोई 2 बहुत बड़ी हमने एपिडेमिक्स देखी हैं डेंगू फीवर की। तो पहले चलें इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आपके साथ बातें होती रहेंगी। तो ये एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, ठीक है, और ये कॉज किस तरह होता है, मॉस्किटो के ज़रिए ट्रांसमिट होती है और डेंगू वायरस होता है। डेंगू वायरस जो है वो 4 किस्म का होता है। ये डेन 1, 2, 3, 4, इसकी 4 सीरो टाइप्स हैं और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, आरएनए वायरस है, सही है। आर्बो वायरस ये आर्थ्रोपोड यानी जो इसी तरह का जो मॉस्किटो के ज़रिए ट्रांसफ़र होने वाला ये वायरस है। इसकी तरह के येलो फीवर, जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस, ज़ीका वगैरह भी होते हैं। और ये जो मॉस्किटो है एडीज़ इजिप्टाई है। अब मैं देख रहा था, 1-2 मैंने जो बुक्स में देखा, तो एक आधा और भी है मॉस्किटो जिसके ज़रिए ये ट्रांसमिट हो रहा है। और ये डेन 5 भी शायद डिस्कवर हो चुका हुआ है, लेकिन जो ज़्यादातर जो जगहों पे लिखा हुआ है कि 4 ही इसके सीरोटाइप्स हैं वायरस के और ये एडीज़ इजिप्टाई के ज़रिए होता है। अच्छा जी, तो और ये ब्लड प्रोडक्ट्स के ज़रिए भी हो सकता है, लेकिन ये बात अच्छा। तो अब ये इसकी जो है ना, इसका जो नाम है वो पहले इंटरेस्टिंग, इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे इसका नाम जो है, तो नाम जो है ये कैसे पड़ा डेंगू जो है, तो ये एक किश्वाली जो है ना, किश्वाली टर्म है, एक ज़ुबान है, और की डिंगा पीपो, ठीक है, इससे डिंगा से ये डेंगू पड़ा। तो इसका मतलब है सडन क्रैम्प लाइक सीजर कॉज्ड बाय इवल स्पिरिट, ठीक है ना जी। अचानक जैसे कड़ाल से पड़ जाते हैं ना, जैसे कोई सीजर हो जाता है, कोई दौरा पड़ जाता है, और ये जैसे कोई बदरूह को ईवल स्पिरिट, जो बुरी जो स्पिरिट है ना, उसके ज़रिए होता है, ठीक है ना जी। तो ये ज़रा इस तरह की चीज़ें फिर याद रह जाती हैं, तो इसलिए इसको बताना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, तो अब इसमें देख लें कि इसकी अगर एपिडेमियोलॉजी देखते हैं तो तकरीबन 400 मिलियन लोग जो है ना वो होते हैं, इससे इनको ये इन्फेक्शन होती है। 100 से ज़्यादा मुल्कों में ये एंडेमिक हो चुका है। और ये होता है ना, जैसे पाकिस्तान में नहीं होता था, पाकिस्तान में एंडेमिक हो गया। अब जैसे यूएस में, यूके में ये इस तरह एंडेमिक नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब दूसरे उस एंडेमिक एरिया में कोई विजिटर जाते हैं, हमारा तो ज़रा आप सोचें ना, ज़रा थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्री है, जो अमीर मुल्क हैं उन्होंने तो ज़्यादातर लोग सैर सुर करने, कोई मिडल ईस्ट कोई चला जाएगा, कैरिबियन, वहाँ पे भी ये होगा। जहाँ जहाँ ये जो ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, जैसे जहाँ बारिशें होती होंगी, जहाँ मच्छर भी होता है, वहाँ पे ये एंडेमिक है। तो वो सैर वैर करने जाते हैं, तो आप एंडेमिक एरिया से जब वापस आते हैं और विज़िट करके, तो उस वक्त जो एक बुखार हो और बड़ा जिस्म में दर्द हो या इस तरह की सिम्टम्स हो डेंगू से, तो सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये डेंगू है,
ठीक है। तो ये जनाब साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और ये मैंने बताया यूएसए और यूके में एंडेमिक नहीं है। तो अब तो इसमें यह है कि ये जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि ये इसके इम्यून रिस्पांस होता है होस्ट का। अब इसमें हम इंसान के देखेंगे मेमोरी टी सेल और साइटोकाइन रिलीज़ होते हैं और असल में वैस्कुलर लीकेज होती है, ठीक है नी। और उसकी जो आर्टरीज कैपिलरीज वगैरह की जो एंडोथीलियम जो उसकी दीवार है वो लीक करना शुरू हो जाती है और उससे क्या होता है उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो हाइपोपरफ्यूजन होता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो वायरल डैमेज है, जब ये बहुत सीरियस जो सिचुएशंस है उसमें ये जैसे ये है कि ये वैस्कुलर लीकेज हो रहा है और ये जैसे ये हार्ट है, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो रहा है, लिवर का नेक्रोसिस हो रहा है, ब्रेन जो है एंसेफेलोपैथी हो रही है, कन्फ्यूजन, ये सीरियस सूरत हाल है। अच्छा जी, तो अब आ जाएंगे कि जो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आम लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, डॉक्टर्स और उनको तो पता ही होगा कि जैसे अगर 100 लोगों को ये हुआ डेंगू फीवर तो 75 उनमें से उनको पता भी नहीं लगता कि हमें ये डेंगू फीवर हुआ है, एसिम्प्टोमेटिक, उनमें कोई सिम्टम नहीं होता। और जो समझे 100 में से 20, 25, 30 पेशेंट्स को पता लगेगा कि हमें कोई फीवर हो रहा है, हमें कोई जिस्म में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं साइन सिम्टम्स इसके। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है कि जब कोई चीज़ आपको जैसे मच्छर काटा है और उसके 4 से 10 दिन के बीच में कहीं आपको पहली लामत, मतलब मच्छर काटा, ये लोग आते हैं हमारे पास कहते हैं मुझे मच्छर काट गया सुबह जी और साथ ही मेरे बुखार हो गया। तो इतना फास्ट नहीं हो सकता, उसको कुछ टाइम चाहिए होता है। वो अपनी अलामतें उसको इन्फेक्ट करने सारे जिस्म में तोड़ फोड़ करके और वो उसके बाद उसकी पहली अलामत जो होती है उसके दरमियान जो दिन टाइम होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये 4 से 10 दिन होता है। किसी को 4 दिन बाद हो जाएगा, किसी को 10 दिन बाद होगा। मतलब मच्छर उसे काटा है, जैसे एक घर में एक को हुआ है, वो कहीं बाहर से लाया है। अब जैसे एक बार सैर करके आया कोई बंदा, जैसे इंडोनेशिया में कहीं से सैर करके आया, जो वापस आया तो उसको यहाँ पे आगे हो गया। अब उसको दोबारा वो मच्छर को काटेगा, फिर वो दूसरे उसके वो इन्फेक्टेड होगा, फिर वो उसके घर वालों को काटेगा, तो उसको अगला पेशेंट होने में शायद 10-15 दिन लग जाएंगे। इतनी जल्दी वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। अच्छा जी, अब ये जो है एक क्लासिफिकेशन साइन एंड सिम्टम्स जो है ना इसकी है WHO की। जैसे ये है कि जो किताबों में जो इसको हमने इसकी जो क्लिनिकल जो स्टेजेस हैं वो ये हैं कि पहले फेब्राइल फेज़ है जिसमें बुखार होता है, उसके बाद एक क्रिटिकल फेज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर कन्वलेसेंट है, यानी ये ठीक होने वाली फेज़ है। तो ज़्यादातर लोग ये जो बुखार होगा और इसी से ये ठीक हो जाएंगे, ये कन्वलेसेंट में जाएंगे। क्रिटिकल फेज़ में जो लोग रहेंगे वो ये क्रिटिकल फेज़ है कि जो ये जो अच्छा WHO की किस तरह इसको करता है क्लासीफाई। WHO कहता है डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस, जैसे जिसको डेंगू फीवर कहेंगे जो ज़्यादातर लोगों को होगा, और उसके बाद कुछ है डेंगू विद वार्निंग साइंस। तो डेंगू विद वार्निंग साइंस होंगे और उसके बाद एक होगा इसी में से कुछ लोग फिर वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और कुछ लोग जो है वो सीवियर डेंगू है। सीवियर डेंगू को पहले कहा जाता था डेंगू हेमरेजिक फीवर या शॉक सिंड्रोम, और इसी की अगली स्टेज है आखिरी जल्दी जो ज़्यादा बीमारी वाली शॉक सिंड्रोम है। तो ये देखें, ये इसके क्लासिफिकेशन के लिए है और सब कुछ है। ये विदाउट वार्निंग साइन भी अचानक वार्निंग साइन में जा सकता है, मतलब ये कोई भी स्टेज अगली स्टेज में जा सकती है, और ज़्यादातर लोग फेब्राइल से बुखार से ही ठीक हो जाएंगे। और ये कोई बहुत ख़तरनाक, जितना लोग उसको समझते हैं उतना ख़तरनाक नहीं है। एक मैं देख रहा था, एक स्टडी देख रहा था कि जैसे मलेरिया में 0.3% है मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना जी। तो और इसमें जो डेंगू है इसमें 0.03 है, मतलब मलेरिया से बहुत कम इसका मोर्टेलिटी रेट है। तो इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है अगर ये टाइमली। अब मुझे नहीं पता, ये इसको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जिस जगह भी देखो तो कहते हैं जी इसको अगर टाइमली डायग्नोस किया जाए तो इसको ये ख़तरनाक नहीं है। पर मेरा अपना ख्याल है कि भाई टाइमली डायग्नोस करके भी जब आपने इसका कुछ करना ही नहीं, इसका बेसिकली इलाज ही कोई नहीं, पैनाडोल छनाडोल खानी है, आपने रेस्ट करना है, पानी डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, खाना पीना है, रेस्ट करना है, तो आपने ठीक हो जाना। तो बेसिकली अगर टाइमली आप डायग्नोस कर भी लें तो आपने कुछ नहीं करना। जब आप कहते हैं कि जी ड्रिप्स भी अच्छी नहीं है, एंटीबायोटिक्स भी अच्छे नहीं है, स्टीरॉइड्स भी अच्छे नहीं हैं, तो बहरहाल लेकिन हर जगह लिखा है तो हम भी मान लेते हैं कि जी ये शायद ये है कि आप फिर
जो दूसरी बीमारियों में आप स्टीरॉयड्स या एंटीबायोटिक्स या ये चीज़ें आईवी ड्रिप्स दे सकते हैं, तो अगर आपको पता लग जाएगा ये डेंगू है तो आप ये चीज़ें नहीं देंगे, इसे अवॉइड करेंगे। ठीक है, शायद इसका मतलब ये है लोगों का। अच्छा जी, तो ले जी अब आ जाते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स। तो जो सबसे मैंने बताया ना इंटरेस्टिंग था ये जो कि डेंगू पीपो, इसी तरह जो सबसे एक इंटरेस्टिंग मुझे बात याद है बड़ी जवानी से, तो वो ये है ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, ये भी एक वर्ड बड़ा है। इतनी दर्द होती है, इतनी दर्द होती है। बाज़ लोग जैसे आपसे याद करके आए हैं, तो आप आए हैं अपने घर में आए हैं और 2-3 दफ़ा बुखार हो गया आपको और आपको सांस भी नहीं लिया जा रहा, दर्दें हो रही हैं, कमर में दर्द, पसलियों में दर्द। तो बाज़ औक़ात मैं एक डॉक्टर साहबा के देख रहा था वीडियो यूट्यूब पे, तो वो कह रहे थे, मुझे लगा कि मेरी कोई पसली टूट गई है। ठीक है ना, तो वो बाद में जब उन्होंने टेस्ट कराया तो वो डेंगू निकला। अच्छा जी, फीवर, अब मेन चीज़ क्या है? डेंगू का मतलब अगर किसी के सर में दर्द है तो उसको वो समझेगा डेंगू है। डेंगू तब होगा जब पहले तो उसको इलामत फीवर की है और तेज़ फीवर, ठीक है ना, लगातार फीवर। इसको और मलेरिया को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें साइक्लिक फीवर होगा, रोज़ सुबह फीवर होगा, रोज़ रात को फीवर होगा मलेरिया में, इसमें लगातार फीवर रहेगा। अच्छा जी, और बहुत तेज़ फीवर होगा ना, 104 तक जा सकता है, 104 से भी ज़्यादा। सर दर्द, अच्छा, हेडेक, रिट्रो ऑर्बिटल पेन है जी, ये ऑर्बिटल, ये आंखें और इसके ये ऑर्बिट्स हैं, इसके ये पीछे रेट्रो और इसके पीछे बड़ी सवेयर दर्द। ठीक है, ये उसके बाद सख्त पट्ठों में, गोश्त में दर्द, माइल्जिया, आर्थ्रेल्जिया, जोड़ों में दर्द। सही है, और ये मैंने बताया ब्रेक बोन फीवर। तो ये बड़ा एक ऐसा मशहूर लफ्ज़ है, अगर आपको ये लाइन याद रहे तो आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें डायग्नोज कर लेंगे। अच्छा, इसमें ऑलमोस्ट अगर आपके सिम्टम देखेंगे तो ये इसमें सारे ही सिम्टम हो जाते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करना बाकी वायरल इन्फेक्शंस के साथ बहुत मुश्किल है। मैं समझता था, मैं इसको ज़रा गला शला ख़राब हुआ, किसी को जुकाम खांसी, तो मैं कहता नहीं तुझे रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, और जिसको गला शला नहीं ख़राब होता था उस पर मुझे शक होता था इसका डेंगू का। लेकिन अब जबकि मैंने उसके जब साइंस सिम्टम और डिटेल से पढ़े हैं तो उसमें सब कुछ होता है। तो अब देख लें, नोज़िया, डायरिया भी होगा। ठीक है जी, जो आजकल भी वायरल बहुत फैला हुआ है लाहौर में। अच्छा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल टू एंडेमिक एरिया। अब क्योंकि हमारा तो हम तो वैसे ही एंडेमिक एरिया ही हो गया हुआ है अब तो, ये उन जगहों के लिए है कि जहाँ भी ये नहीं होता, तो वहाँ पे एकदम एक बंदे को होगा ये सिम्टम्स आएंगे, तो आप उससे पूछेंगे तो भाई कहाँ गया था, तो वो बताता है कि मैं किसी एंडेमिक एरिया में गया हूँ, तो आपको फिर शक पड़ेगा। हमारे लाहौर के लिए इतना ये एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा जी, और ये देखें ना, मैंने बताया रिजेंबल एनी वायरल इन्फेक्शन, ये हर वायरल इन्फेक्शन से, और वायरल इन्फेक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि वायरस आपके अंदर रह रहा होता है, होस्ट होता है, रेप्लिकेशन हो रही होती है, आपके ऊपर ही वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है, तो उससे क्या होता है, वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस, और ये जो होती है ना आपकी फटीग, जो कि आम दूसरे बुखारों में नहीं होती। अच्छा जी, मैकुलोपैपुलर एक्जेंथम, ये सब अब स्किन के रैश हो जाएगा, जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी। ठीक है ना, ये जैसे लिम्फ नोड्स सारे, जैसे यहाँ कहीं लिम्फ नोड्स हैं, ये बगल में होते हैं, ये यहाँ पे होते हैं, वो सारे सूज जाएंगे। और मीजल्स, खसरे की तरह का एक्जेंथम होगा। ठीक है ना, वो उसकी जिल्द में थोड़ा थोड़ा रेड और थोड़ी सी उभरी होगी, इसको एक्जेंथम कहते हैं। साथ साथ मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, वो आप साथ साथ देखते रहें। तो उसके बाद ये ब्लैंचिंग रैश है, इसको रैश है, उसको दबाएंगे तो वाइट से कलर का, लाइट कलर का हो जाए। ये फिर जैसे ब्रेक बोन फीवर की तरह का एक बड़ी मज़ेदार लाइन है, आइलैंड्स ऑफ वाइट इन ए सी ऑफ रेड, लाल की समंदर या के अंदर एक छोटे छोटे वाइट कलर के जजीरे। ठीक है, तो ये भी आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तो इसमें आप देख लें, ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। मतलब बड़ी आसानी से फिर इससे याद रहती हैं, बड़ी 2-4 आपको चीज़ें याद रहती हैं, तो आपकी बीमारी वो तस्वीरों से रिलेट करती है। अगर जिस डॉक्टर ने उसकी पेशेंट को देखा होगा जिसमें ये चीज़ें होंगी, तो उसको कभी और जब उसको वो बताएगा इस तरह मेरी पेन, मुझे लग रहा है हड्डी टूट गई है, वो ये चीज़ें फिर उसको याद रहती हैं, अगले पेशेंट को डायग्नोस करने में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा जी, ये फिर आ जाता है जी पॉजिटिव कैपिलरी फ्रिजिबिलिटी, ये फिर इसमें आ जाता है बेसिकली। तो ये वो साइंस भी कह सकते हैं, और ये डायग्नोसिस में भी काम आएगा आगे चलकर, कि अगर एक बंदे का फ़र्ज़ करें बीपी है 120/80, तो आप उसको आसानी के लिए हम फिगर बड़ी राउंड बताते हैं, तो अगर उसको दरमियान से आप देख लेंगे तो 100 हो गया उसका दरमियान, तो आप उसको बीपी अपरेटस बांध देंगे और उसको 100 पे रखेंगे, और वहाँ पे आप उसको लॉक करके उसको 5 मिनट रखेंगे, है नी, टॉनिकेट एप्लीकेशन हो जाएगी, 5 मिनट तक होएगी।
अगर उसके ऊपर ये जो पटिकी अब ये तस्वीर में आगे दिखा रहा हूँ, ये 10 मिलीमीटर 1 स्क्वायर इंच में हो तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि डैमेज हो रही है कैपिलरीज, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लीकिंग कैपिलरीज। तो इसकी फिर आगे अगर साइंस सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर साइंस हैं तो उसमें उसकी नक्सीर फूट सकती है, ये मसूड़ों से भी ब्लड आ सकता है, ठीक है ना। तो उसकी पॉटी में भी, मेलिना जिसे कहते हैं, पॉटी में भी ब्लड आ सकता है। स्किन का अगर आप बात करें तो बिल्कुल लगता है जैसे सन बर्न हो रहा है, सही है ना। तो यही मैं बता रहा था, वायरल इन्फेक्शन में स्वेटिंग, वीकनेस, फटीग, ये बहुत आपको महसूस होगी। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। आजकल की जो वायरल इन्फेक्शन लाहौर में रेस्पिरेटरी खांसी जुकाम के साथ चल रही है, और अगर डेंगी भी अगर खुदा ना से आ गया, अब मैंने कुछ पेशेंट देखे हैं डेंगी आ गया हुआ है, तो उस तरह अभी नहीं आया, इतना एपिडेमिक नहीं है, थोड़े बहुत तो केसेस आते ही रहते हैं। तो इनको डिफ्रेंशिएट करना, जो ये 3 साइन है ना, ये तीनों में होंगे ये सिम्टम्स। अच्छा, और ये एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, सही है, और ये गला भी ख़राब होना। अब देखिए मैं ये कह रहा था कि इधर पेट भी ख़राब हो गया है, इधर गला भी ख़राब हो गया है, तो इसको डेंगी को दूसरे इन्फेक्शन से बड़ा मुश्किल है, ठीक है। डिप्रेशन भी हो गया, ये भूख ना लगना। अच्छा, ये अब वार्निंग साइंस है, ये जो था ना, ये डेंगी विद वार्निंग साइंस, तो ये उसकी जो दूसरी जो ये स्टेज है, जो कि ये जो है जो WHO की क्लासिफिकेशन के मुताबिक, तो उसमें वार्निंग साइंस है म्यूकोजल ब्लीडिंग, म्यूकोजा से भी ब्लीडिंग हो सकती है पेट शेड में, और ये एब्डोमिनल आ गई, इसमें फिर मेलिना पॉटी में भी आ जाएगा, ये परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो गई, और फ्लूइड एक्यूमुलेशन। अब जब अल्ट्रासाउंड वगैरह या पेट को अब उसको देखेंगे, पेट फूला हुआ है, तो आपको लग जाएगा कि पेट में भी पानी है, जैसे एसाइटिस कहते हैं, जिगर बड़ा हो गया, ये लिवर एनलार्जमेंट, एसाइटिस कहते हैं पेट के पानी को, प्लूरल फिन कहते हैं ये छाती में पानी को, और पिटिकी, एकाइमोसिस, ये सारे वो हैं जो कैपिलरीज जो है लीक कर रही हैं, तो उससे ये परपरा, एकाइमोसिस और ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि स्किन में स्पॉट्स पड़ रहे हैं, स्किन जो है ना, क्योंकि जो थर्ड स्पेस में आ रहा है पानी, लीकेज हो रही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ये जो है ना, इसका मतलब है जो सबसे मशहूर है, जो आम में अनपढ़ लोग उसको प्लेटें कहता है, तो प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स, तो जब CBC कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें जो प्लेटलेट्स होंगी वो अगर वो यूजली 1.5 लाख से 4.5 लाख 5 लाख तक होती हैं, तो अगर वो 1 लाख से कम होंगी तो ये हमें सस्पेक्ट करेंगे हम कि डेंगी हो सकता है, और बाकी साइन सिम्टम्स भी होंगे। कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, लेकिन ये से बहुत आइडिया हो जाएगा। और इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पाकिस्तान में पंजाब गवर्नमेंट ने एक सहूलत रखी हुई है, और बहुत अच्छी सहूलत है, क्योंकि डेंगी इसमें हर साल यहाँ पे आ जाता था, तो बहुत सालों से ये सहूलत है। हर साल गवर्नमेंट नया ख़त निकालती है, ऑर्डर्स निकालती है कि जितनी बड़ी लैब्स हैं, और हम डेंगी इतना इम्पॉर्टेंट ये बीमारी है कि इसमें ब्लड का डायग्नोसिस, CBC का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्लेटलेट सही हैं, WBC सही हैं, तो उतना ख़तरा नहीं है। तो और वो फिर ये CBC आप किसी भी लैब से करा लें, आप जितनी मशहूर चुगताई और जितने टीचिंग अस्पताल बड़े, प्राइवेट अस्पताल बड़े, ठीक है, आगा खान, शौकत खान, कोई भी लैब आप नाम रखें, तो 90 रुपये में, 90 रुपीज़ में वो CBC कर देते हैं। और उसमें सबसे जो ख़ास बातें देखने वाली हैं वो हैं कि जो ये है, ये 1 लाख या से कम होंगी, और इसके साथ जो WBC हैं, सफ़ेद वाइट सेल्स जो हैं, वो 4 से कम होंगे। तो ये दोनों चीज़ें मिल गई तो डेंगी का, अगर एक की WBC ज़्यादा हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, तो फिर आपको ज़्यादा चांस लगेगा कि और कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि डेंगी में यूजुअली ये कम होते हैं। अच्छा जी, अब जब आ गया, अगर हेमाटोक्रिट भी डिक्रीज़ हो गया, ये मतलब सीवियर डेंगी या वार्निंग से ज़्यादा आ गए, तो उसमें आ जाएगी जो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, वो जो है परफ्यूजन कम हो गई, BP कम हो गया, हाथ पाँव ठंडे हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर कम, हाइपोटेंशन, मेंटल इम्बैलेंस, ठीक है, दिमाग इतना काम नहीं कर रहा, बंदा आपके सामने बैठा है, उसको आप सवाल कर रहे हैं, उसे जवाब ही नहीं दिया जा रहा, तो वो मेंटल और कन्फ्यूजन हो गई, सही है। तो ये जनाब सारा जो है ये हो जाएगी, ये सारी की हो गई कि थोड़ी सी साइन सिम्टम जो है ना, इसमें ये वार्निंग साइंस में भी ये सारे वार्निंग साइंस आ गए, सही है ना। तो ये वाले आ गए तो आप इन ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। ऐसे पेशेंट्स को मोस्टली आप हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, या इनके साथ बड़ा क्लोज जो है ना लेज़ॉन रखेंगे। बाकी हल्का फुल्का ये नहीं है कि जो भी डेंगी का पेशेंट आया जिसको थोड़ा सा
जो मैं आगे बताऊंगा उसके टेस्टों में, तो टेस्ट आपका पॉजिटिव किसी का आ गया तो आपने उसको दाखिल थोड़ी कर लेना है। मैंने बताया है कि एक तो 75% लोग तो वैसे ही एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, सिम्टम्स होता कोई नहीं, और बहुत ही कम मोर्टेलिटी है 0.03%। तो ये सिर्फ आपने ये डेंगू विद वार्निंग साइन पर नज़र रखनी है, और सीवियर डेंगू को तो दाखिल करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब वो बेहतर हॉस्पिटल चले जाएं, और बेहतर गवर्नमेंट की बहुत सहूलतें होती हैं डेंगू के सीज़न में, हर अस्पताल में, टीचिंग अस्पताल में, छोटे अस्पताल में कहता डेंगू काउंटर्स बने होते हैं, और वहाँ पे CBC बड़ा उसी वक्त फ़ौरन चेक हो जाता है। तो ये तो उस वक्त जो है अगर वो डॉक्टर साहब समझेंगे कि इसको दाखिल करना, डेंगू के लिए वार्ड्स बन जाते हैं जिनमें प्रोटेक्शन होती है कि भाई मच्छर मुच्छर ना काटें, चिमनी सब कुछ लगे होता है उनको, ठीक है जी। तो ये हो गया। तो ये तो आगे साइन सिम्टम। अच्छा हाँ, एक बात जो हमारी शायद शुरू में रह गई कि जो इन्फेक्शियस जो ये जो जहाँ मैंने बताया 4 ये इसके सब टाइप्स हैं, सीरो टाइप्स हैं इसके वायरस की। तो अब हमने ये देखना है कि किन लोगों को ज़्यादा रिस्क है, ये रिस्क फैक्टर जो है ना कि किन लोगों में रिस्क है उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं कि भाई अगर जैसे एंडेमिक एरिया में जो बंदा है, अब हम लाहौर में है तो अगर यहाँ पे डेंगू हो गया, तो अब सुन रहे हैं खबरों में भी, रोज़ गवर्नमेंट की खबरें आ रही हैं कि भी डेंगू फैल गया है, आज 10 पेशेंट हो गए, उनकी लाइन लिस्टिंग बननी शुरू हो जाती है, और जी आज इतने डैशबोर्ड सब कुछ बन जाता है, तो आज 10 हो गया, आज 20 हो गया। उस वक्त आपको भी अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब आप ऐसे मुल्क में बैठे हैं जहाँ पे डेंगू होता ही नहीं, और आप मुल्क से बाहर ही नहीं गए, शहर से बाहर ही नहीं गए, तो आपको नहीं शक होना चाहिए। तो इसलिए एंडेमिक एरिया, अच्छा, और ये इफेक्टेड एरिया आपको पता लगा जी इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ा फैला हुआ है, अब मैं इस्लामाबाद गया, वहाँ से आया 10 दिन बाद मैं बीमार हो गया, तो ये मुझे फ़ौरन शक पड़ जाना चाहिए। अच्छा, अर्बन एरियाज़, आप बताइए ये शहरी इलाकों, डेंगू जो है वो शहरी इलाकों की बीमारी है, और जो मलेरिया है वो गाँव की ज़्यादा बीमारी है, ठीक है। तो ये ज़रा यूजुअली वहाँ गाँव में ज़्यादा एपिडेमिक होता है, और जो डेंगू है ये शहरों में ज़्यादा एपिडेमिक होता है। अच्छा जी, और लैक ऑफ प्रोटेक्शन एरिया, भाई जो लोग जहाँ पे नहीं ख्याल कर रहे, जैसे मैंने ये टी-शर्ट पहनी हुई है, और आप कोई मच्छरों से नहीं बचते, पार्क्स में बैठते हैं, तो वहाँ पे रिस्क हो जाएगा। जो बंदा नहीं भरता, आजकल के दिनों में जैसे डेंगू फैला हुआ है, तो आपको भी तो मैं घर में बैठा हूँ, अगर बाहर निकलूँगा तो मैं बाजू वाली शर्ट पहनूँगा। अच्छा, जहाँ पे लिविंग कंडीशंस साफ़ नहीं है, पानी खड़ा है, तो गंद पड़ा है, लिफाफा प्लास्टिक का पड़ा उसके अंदर थोड़ा सा पानी है, बोतल का ढकना को पड़ा है उसमें अंदर पानी, तो उसमें मच्छर ब्रीड कर जाएंगे और डेंगू की सर्कुलेशन हो जाएगी। अच्छा जी, जिसकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है, उसमें क्या आ गया, बूढ़े लोग और बहुत यंग बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चों में डेंगू ज़्यादा खतरनाक है, और बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा नजर है। और इम्यूनिटी कम को कहते हैं जैसे किसी को शुगर है, शुगर बड़ी उम्र है और शुगर है, शुगर कंट्रोल में भी नहीं है, तो पक्की बात है। किसी को बहुत ज़्यादा छाती ख़राब है, वो भी कंट्रोल में नहीं है, खुदा ना सा कोई कैंसर का पेशेंट है, कैंसर का कोई कीमोथेरेपी हुई है, तो जिस चीज़ में इम्यूनिटी कम होगी, किसी की डाइट अच्छी नहीं है, आधे बच्चे मेरे पास लाहौर में आते हैं जो मिट्टी खाते हैं, किसी को भूख नहीं लगती, एनीमिक हैं, तो ऐसे बच्चों में इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोगों में ज़्यादा खतरा है। तो सेहतमंद बंदा होगा उसको डेंगू होगा तो कम खतरा होगा, ठीक है। और ये कोमॉर्बिडिटीज़ है, यही जैसे मैंने बताया कि किसी को अगर शुगर है और कंट्रोल में नहीं है, हार्ट की बीमारी है कंट्रोल में नहीं है, तो उसमें ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। और ये सभी बीमारी वायरल सारी इन्फेक्शन जो मैंने जो जैसे वायरल इन्फेक्शन में भी वीडियो बनाया था उसमें भी ये ऐसे ही है। और ये चीज़ रह गई जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि ये जो एक वायरस है इससे किसी को इन्फेक्शन होगी तो वो इतनी ख़तरनाक नहीं होगी, और वो उसके बाद ज़िंदगी भर उस वायरस से दोबारा उसको इन्फेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर एक इन्फेक्शन से एक से होगी और फिर उसके बाद दोबारा दूसरे वायरस से हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखें, सीवियर इन्फेक्शन इज मोर कॉमन व्हेन इन्फेक्टेड विद सेकंड स्ट्रेन, जब दूसरे सीरो टाइप से उसको इन्फेक्शन होगी, यानी 1 से हुई ठीक हो गया, 4 महीने बाद सेकंड से हुई तो ये ज़्यादा सीरियस हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी है कि स्ट्रेन ही होता है, किसी साल जो एपिडेमिक होती है उसमें बहुत लोग मरीज़ सीरियस होते हैं, और किसी साल ऐसा होता है कि हल्की फुल्की सी होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्लेटलेट कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा WBC कम नहीं होते, और बहुत ज़्यादा लोग अस्पताल में दाखिल नहीं होते। तो शायद ये जो 4 हैं इनमें से कोई ज़्यादा सीवियर एपिडेमिक्स करता है, कोई नहीं करता। लेकिन वो तो फैक्ट है, वो तो हर जगह लिखा है कि किसी 1 से 3 से मैं बीमार हुआ
ठीक हो गया, 4 महीने के बाद मैं 2 से हो गया दोबारा, तो मैं ज़्यादा अटैक होगा, मुझे सीवियर अटैक होगा, ठीक है नहीं। तो ये फेब्राइल थी कि बुखार वाला था, अगर क्रिटिकल में आ गया, ठीक है, और ये जैसे वार्निंग साइन वाला है, तो वो भी फिर कुछ देर बाद जब वो कन्वेलेसेंट में जाएगा तो वो जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, इसमें ही स्किन में वो थोड़े से जैसे उसकी उतर रही होगी, उसमें से जैसे स्किन थोड़ी थोड़ी उतर रही होगी, और जैसे इसी का ये शायद ये है, ये जो आइलैंड्स ऑफ वाइट इन एन सी ऑफ, ये भी मेरा रिकवरी के वक्त ही ये वाला चीज़ ज़्यादा होता है। अक्सर प्रूराइटस होता है, अक्सर उसको खारिश भी होती है, ठीक है, ये डेंगू का रैश भी एक होता है और खारिश भी होती है यूजुअली जब बंदा ठीक हो रहा होता है। लेकिन आप ये सोचें जब बंदा ठीक होते भी दोबारा ज़्यादा बीमार हो सकता है, तो इसलिए आप ये ना सोचें कि भैया बंदा ठीक हो गया, खारिश हो रही है, चल भाई तू ऐश कर। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रहेगा, जब तक वो पूरी तरह कम्प्लीटली रिकवर नहीं करता तो वो डेंजर से बाहर नहीं होगा। अच्छा जी, अब आ जाता है जी कि डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस का कुछ पार्ट यहाँ पर बता देते हैं, ये मैंने क्योंकि ग्राफ बनाया हुआ है, फिर मैं दूसरा वाइट बोर्ड लगाऊंगा तो वो फिर आपको डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पे तफसील बता दूंगा। तो डायग्नोसिस का कुछ पार्ट इसमें है। अब मैंने जिस तफसील कुछ एक तो बता दिया ना, एक आपको CBC के शक हुआ, CBC कराया, CBC में कुछ दिनों में ही 1-2 दिनों में ही उसकी जो हैं प्लेटलेट्स कम होना शुरू होगी, और 1 लाख से अगर कम हो जाएंगी तो गवर्नमेंट के जो पाकिस्तान लाहौर में जो इस तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं, पंजाब में वो यही थी कि अगर 1 लाख से कम प्लेटलेट्स हो जाएं और अगर WBC जो है वो 4 से कम हो जाए तो आप सस्पेक्ट करेंगे कि भाई ये डेंगू हो सकता है। तो उसके बाद जो सबसे पहले जो टेस्ट आता है, जो पॉजिटिव आता है, जिसमें बीमारी का पता लगता है, वो NS1 है, ये एंटीजन है। तो ये डेंगू नॉन स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन होती है, और ये जो ही बंदा बीमार होता है तो साथ ही ये पॉजिटिव आ सकता है, अगले दिन से ही पॉजिटिव आ जाता है। और ये दिखाया गया, ये इस ग्राफ में मैंने दिखाया है, ये NS1 है। तो ये डेज़ हैं, यानी पहले दिन के बाद से ये शुरू हो गया और ये 7 दिन तक ये NS1 पॉजिटिव आएगा। तो शुरू में बिल्कुल किसी को आपने डायग्नोस करना है तो NS1 कराएंगे। 7 दिन के बाद इसको कराने का फ़ायदा नहीं होगा, ये कम होना शुरू हो जाएगा, सही है। उसके बाद CBC मैंने बता दिया आपको, WBC 4000 से कम, प्लेटलेट्स 1 लाख से कम, फिर सीरोलॉजी आ जाएगी, एलाइजा जो आ जाएगा, तो IgM और ये नार्ट में वायरल RNA, तो जो एंटीजन्स हैं वो तो ये हो गया एंटीबॉडीज़, और इसमें जो IgM है वो रीसेंट इन्फेक्शन बताएगा। तो वो जनाब ये देख लें, ये 4थे दिन से वो पॉजिटिव होना शुरू होगी, 10वें दिन तक जाएगी। और ये जो IgG है, IgG 2 तरह के है ना, तो ये IgG का मतलब है कि उसको अगर IgG पॉजिटिव आ गई तो हो सकता है जो पुरानी इन्फेक्शन है वो भी, उसको ये भी पता लग जाएगा कि पहले से भी इन्फेक्शन है। तो जो रीसेंट इन्फेक्शन में ये आएगा IgM, NS1 और CBC। और इसके बाद फिर अगला जो अब आपको बताते हैं कि जो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है तो उसमें आपको बताते हैं कि इसका डायग्नोसिस और फर्दर इसको डिटेल में बताते हैं, और थोड़ी सी फिर मैनेजमेंट भी बताते हैं। जी जनाब, बहुत शुक्रिया जी।